Hello guys, welcome to our channel Parisha for Competitive Examinations. I'm श्वेता. जैसे कि पता ही है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आज पॉलिटी. अभी तक जो है हमने पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक्स जो है फिनिश कर लिया है. क्या क्या पढ़ लिया है बताओ एक बार. हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया है, ड्यूटीज़ पढ़ लिया है, प्रेसिडेंट के बारे में और प्रेसिडेंट के लिस्ट पूरा पढ़ लिया है, और हमने प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ लिया, उनका पूरा लिस्ट जो है हम फिनिश कर चुके हैं. और बहुत ही सारे टॉपिक्स जो है हम फिनिश कर चुके हैं. एक बार जाके आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करते हो तो पॉलिटी के सारे वीडियोस जो है आपको दिख जाएंगे. इसी तरह जो है हम हिस्ट्री एंड जियोग्राफी भी पढ़ रहे हैं. आपकी ये कोरोना वायरस के बाद जो है सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा ना, वो होगा आपका एसएससी CHSL एग्ज़ामिनेशन. हाँ कि नहीं, सारे लोगों को पता ही होगा. जब तक जो है यानी अक्टूबर में जो है डेट दिया है, पोस्टपोन हुआ था आपका वो एग्ज़ामिनेशन का डेट जो है. उससे पहले जो है हम क्या क्या फिनिश करने वाले हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड स्टैटिक जीके. एंड स्टैटिक जीके आपको पता ही है मोर देन हाफ ऑफ द कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है. ओके, अभी तक जो है बहुत ही अच्छे से हम पढ़ चुके हैं. वो भी पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना सारे लोग. ओके, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक भी मार्क आपकी नहीं छोड़ने वाली हूँ. ओके, ये टॉपिक्स में से कुछ भी क्वेश्चन आते हैं ना, आप जो है बहुत ही अच्छे से मार्क करके आ जाएंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. एंड इससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए. इससे क्या होता है, हम जो भी वीडियोस डालते हैं ना, तो आपके पास जो है तुरंत नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाता है. ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं स्केड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले आप सारे लोगों को पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब फोर्स में आ गया था. 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनफोर्स हो गया था. ओके, ये आ गया था फोर्स में. ओके, इस डेट जो है आपको याद रखनी चाहिए. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है ना उसके अंडर जो है ये नहीं आता है. ओके, बिकॉज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है बोले तो इंडिया का ही है. ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बड़ा है. अभी स्केड्यूल्स को भी ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता, हाँ कि नहीं. इन्होंने यानी पूरा टीम ने मिलके क्या किया है, स्केड्यूल्स को जो है इसका पार्ट बनाया है. ओके, ना कि इसके अंदर के आर्टिकल्स में इंक्लूड किया है. क्यों किया है, बिकॉज स्केड्यूल्स जो है बहुत ही अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना, हमको इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखना चाहिए ना उसमें. अभी एक एक स्केड्यूल के लिए 3-4 पेजेस, 5-6 कितने भी हो सकते थे, हाँ कि नहीं. इसलिए जो है क्या किया है, इसको जो है पार्ट बना दिया है. ओके, जब 26 जनवरी 1950 में जब एनफोर्स हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार में आ गया था, तब जो है स्केड्यूल्स हमारे कितने थे, हमारे थे ओनली 8 स्केड्यूल्स, हाँ कि नहीं, आप सारे लोगों को पता ही होगा. अभी जो है अभी राइट नाउ 2020, अभी कौन सा डेट है, 11 अगस्त 2020. राइट नाउ आज के दिन कितने हैं बताओ, कितने स्केड्यूल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स है, यानी 4 जो है इंक्लूड किए गए हैं. कितने, 4 स्केड्यूल्स जो है इंक्लूड किए गए थे, हाँ कि नहीं. स्केड्यूल इंक्लूड करना बोले तो एक अमाइनमेंट को लेके आना है. ओके, आपको समझ में आ गया होगा, स्केड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्केड्यूल कौन सा है, फर्स्ट स्केड्यूल जो है कंटेन करती है द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ओके, ये जो है आपकी फर्स्ट स्केड्यूल में है. आपको पता है क्या हमारे स्टेट्स कौन से हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, कौन से हैं, चलो देख लेते हैं हम एक बार. ओके, ताकि आपको ना, आप सारे लोगों को पता ही होगा, बट एक बार पढ़ने से क्या जाता है, चलो देखते हैं.
सो यहाँ पे हमारे यूनियन टेरिटरीज है, ये सारे लोगों को पता ही है ना, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड पुडुचेरी। सो ये सारे के सारे जो है क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। और कितने हैं, 9। सो पहले जो है कितने होते थे 2019 तक, 7 ही होते थे, अभी जो है 2 और इंक्लूड हो गया है। हमारे पहले कितने स्टेट्स होते थे, 29 स्टेट्स होते थे, अभी कितना है 28 है। ओके, और एक बार देख लेना, याद रख लो, आपको क्वेश्चन आ सकती है कि यूनियन टेरिटरीज कौन से है। ओके, सो यहाँ पे देखो, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ हो गया, दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव हो गया, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड पुडुचेरी। ये अच्छे से आना चाहिए, याद रख लेना, ठीक है ना। सो ये है हमारे यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो अभी देखते हैं, देखो हमारे 28 स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं कि हमारे 28 स्टेट्स कौन से हैं। ओके, सो यहाँ पे आ गया आंध्र प्रदेश, देन आ गया अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट आ गया है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात आ गया है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, कर्नाटका, केरला है और मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब। और नेक्स्ट आ गया हमारा कौन से, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। सो ये जो है हमारे कंट्री के 28 स्टेट्स है। सो ये सारे कुछ, यानी ये लिस्ट जो है हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, सो ये सब कुछ जो है स्केड्यूल 1 में जो है इंक्लूडेड है। ओके, सो आपको याद रख लेनी चाहिए, आपको क्वेश्चन आ सकती है कि स्केड्यूल 1 में जो है क्या है, तो आप सिंपली मार्क करके आ सकते हो कि लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, समझ रहे हो ना, बहुत ही सिंपल है। सो आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे चलता है, चलो। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है स्केड्यूल 2। इसमें क्या लिखा है, देखो, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द लोकसभा स्पीकर, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड ऑडिटर जनरल, यानी जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं ना हमारे कंट्री में, सो उनकी सैलरी और उनकी अलाउंसेस के बारे में जो है स्केड्यूल 2 में है। ओके, सो स्केड्यूल 1 में क्या है, हमारे कंट्री के जो भी स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में जो है इंक्लूड किया गया है। अभी स्केड्यूल 2 में जो है सिंपली आप बता सकते हो कि हमारे कंट्री की जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स है उनकी जो है सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में जो है स्केड्यूल 2 में जो है इंक्लूड किया गया है। ओके, राइट एवरीवन, समझ में आ रहा होगा। सो चलिए देखते हैं हम आगे। सो नेक्स्ट आ गया है स्केड्यूल 3। सो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सो आप सिंपली समझ सकते हो कि स्केड्यूल 3 में है कि कौन सा ऑफिसर, सपोज अभी प्रेसिडेंट है तो उनको जो है ओथ कौन दिला रहा है, अभी पीएम है तो उनको ओथ कौन दिला रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो है ना आपके स्केड्यूल 3 में जो है इंक्लूड किए गए हैं। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ भी इसमें जो है यही है ना, ओथ हो गया, अफर्मेशन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव्स की, ये सारा कुछ जो है आपका स्केड्यूल 3 में जो है इंक्लूड किया गया है। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा ना, स्केड्यूल 1 में क्या है, कंट्री के जो भी स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है उनके क्या है, लिस्ट है। ओके, और स्केड्यूल 2 में क्या है, हमारे कंट्री के जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में है। और स्केड्यूल 3 में है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ लाइक ओथ, कौन सा ऑफिसर किसको ओथ दिलाता है, ये सब कुछ जो है इसमें इंक्लूडेड है। अभी आ जाता है स्केड्यूल 4। सो इसमें क्या लिखा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। सो यहाँ पे क्या है ना, सिंपली समझो कि यूनियन टेरिटरीज में जो राज्यसभा की सीट्स है ना उनकी जो है एलोकेशन है। ओके, सो समझ में आ रहा है ना। सो राज्यसभा है ना,
सो उनमें जो मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज़ में है ना उनके लिए एलोकेट करना। सो ये जो है आपका स्केड्यूल 4 में जो है इंक्लूड किया गया है इसके बारे में। ओके, सो आपके समझ में आ रहा होगा। सो आगे चलते हैं, चलो। सो नेक्स्ट आ गया है हमारा स्केड्यूल 5। सो इसमें क्या लिखा है, चलो देखो। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइबल रीजन्स इन द कंट्री। यानी ये जो स्केड्यूल एरियाज हो गया, स्केड्यूल ट्राइबल रीजन्स हो गया ना, सो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, सो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन करना और उनको कंट्रोल करना। सो ये सब कुछ जो है हमारे कंट्री में है ना, इनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल देखना, ये किस स्केड्यूल में इंक्लूडेड है, स्केड्यूल 5 में। ओके राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को? बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस 12 ही है। 12 कितने देर में याद हो जाता है बताओ? 1-2-3 बार हम रिवाइज़ कर लेते तो अपने आप जो है याद हो जाते हैं। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली याद हो जाते हैं, एग्ज़ाम में भी आते हैं। 2 मार्क्स जो है इसमें से जो है आपको आ सकता है। सो चलो देखते हैं हम स्केड्यूल 6 को। सो यहाँ पे इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सो आपको पता ही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है ट्राइबल पीपल जो है बहुत ही ज़्यादा है। सो यहाँ पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, जो ट्राइबल एरियाज़ है ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, सो उनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये इंक्लूडेड किया गया है कौन से स्केड्यूल में, स्केड्यूल 6 में। ओके समझ रहे हो ना? सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। सो यहाँ पे स्केड्यूल 7 गिवन है। सो इसमें क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। सो यहाँ पे ये जो है ना, इसमें जो है क्या लिखा है, सबसे पहले जो है यूनियन एंड स्टेट में जो डिवीज़न है ना पावर्स की, उसके बारे में जो है इसमें लिखा है। सो अभी हम समझते हैं कि कौन से सेंट्रल लिस्ट के अंदर आते हैं, कौन से स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, और कौन से जो है कॉन्करेंट का मतलब दोनों ही यूनियन या स्टेट के अंदर जो है दोनों ही अंदर आ जाता है। सो इसका लिस्ट देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में एक दिया जाता है कि हेल्थ जो है किसके अंडर आ जाती है, सेंट्रल लिस्ट के अंदर आती है या हेल्थ लिस्ट के अंदर आती है या कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है। तो आप क्या मार्क करके आएंगे? सो आपको तब कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है ये सब कुछ। सो यहाँ पे आप स्केड्यूल 7 को जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझते हैं अभी। सो यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट है। सो इसके अंदर जो है 3 लिस्ट दिए हुए हैं, उसको पूरे से जो है ध्यान से समझते हैं पहले। ओके सो यहाँ पे सबसे पहले आ गया है सेंट्रल लिस्ट। सो सेंट्रल के अंदर जो है क्या क्या आता है, डिफेंस ऑफ द कंट्री आ जाता है, आर्मी आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाता है। सो ये सब कुछ जो है सेंट्रल लिस्ट के अंडर है। आपको अभी क्वेश्चन आ सकती है कि आर्मी कौन से लिस्ट के अंडर है, आप क्या मार्क करके आएंगे, सेंट्रल लिस्ट के अंडर। और फॉरेन पॉलिसी है, ये भी सेंट्रल के अंडर। वॉर जो है सेंट्रल लिस्ट के अंडर आ जाती है। अभी पीस जो है ये भी जो है सेंट्रल लिस्ट। सिटीजनशिप जो है भी सेंट्रल के अंदर आती है, यूएनओ। ओके एंड रेलवेज हो गया, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन, न्यूज़पेपर हो गया। अभी देखो ये सब कुछ जो है आपको याद रख लेनी चाहिए। बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया, लॉटरी, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इलेक्शंस हो गया, ओपियम कल्चर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये सब कुछ ना आपको ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकती है इसमें से कुछ भी रैंडमली। इसमें से देखो अभी कुछ भी रैंडमली उठा सकते हैं कि वर्ड जो है कहाँ कौन सा लिस्ट के अंडर आती है। सो वर्ड जो है सेंट्रल लिस्ट के अंडर आती है, ये मार्क करके आएंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। सो मैंने देखा है कि जो प्रीवियसली जो एग्ज़ाम्स हुए थे ना, सो 2019 में तो नहीं देखा था, बट 2018 में जो है किसी पेपर में जो है ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। सो आपको पॉलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको बस पढ़ लेनी चाहिए, इतना नहीं है कि पूरा सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके सो याद रख लेना, ध्यान से पढ़ लो। मैं तो बोल रही हूँ इसको ना अपने बुक में नोट डाउन कर लो। आपको पूरा नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी मिल जाता है। बट ये सेंट्रल लिस्ट,
स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट ना आपको ज़्यादा मिलता नहीं है कहीं पे। आप थोड़े बुक्स भी देखते हो ना, उसमें भी अवेलेबल नहीं होती है आपको। थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये मिलना। सो आप एक बार लिख लेना, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ गया है स्टेट लिस्ट। सो इसमें क्या है, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर है इसमें इंक्लूडेड है। एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है। हेल्थ हो गया, अभी मैं बोला था ना, हेल्थ किसके अंडर आती है, स्टेट के अंडर आती है। इरिगेशन भी स्टेट के अंडर आती है। पंचायती राज भी स्टेट के अंडर आ जाती है, स्टेट लिस्ट में है। पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो है स्टेट के, अभी सुप्रीम कोर्ट जो है किसके अंडर आ जाती है, सेंट्रल लिस्ट के अंदर। अभी हाई कोर्ट यानी पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट भी सेंट्रल लिस्ट में आती है, बट यहाँ पे थोड़े पावर्स जो है ना हाई कोर्ट के अंडर भी आते हैं। ओके, सो स्टेट लिस्ट के अंदर आ गया। सो नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे नारोटिक्स हो गया। टूरिस्ट प्लेसेस भी स्टेट लिस्ट, इंडस्ट्रीज हो गया, और कौन से हो गए, टैक्स ऑन व्हीकल्स भी स्टेट लिस्ट के अंडर आती है। प्रोफेशनल टैक्स भी आपके स्टेट लिस्ट के अंडर आती है। टोल टैक्स भी आपके स्टेट लिस्ट के अंडर आती है। सो आप इसको लिखने की कोशिश करो। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको। ये इंफॉर्मेशन जो है थोड़ा मिलना बहुत ही ज़्यादा कहीं पे भी नहीं मिलता है ज़्यादा, ये कहना चाहती हूँ मैं। ओके, सो इसलिए जो है आप लिख लेना, ठीक है ना। सो अभी हम देख लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सो हमने सेंट्रल लिस्ट देख लिया, स्टेट लिस्ट देख लिया, यानी सेंट्रल के अंडर जो चीज़ें आते हैं वो देख लिया, स्टेट के अंडर जो आते हैं वो देख लिया। अभी कॉन्करेंट का मतलब हो गया स्टेट एंड सेंट्रल के बारे में, यानी दोनों के अंडर आती है। कौन से हो गए, सोशल इकोनॉमिक प्लान्स जो है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ गए हैं। वेलफेयर ऑफ द लेबर्स जो है आगे अगेन कॉन्करेंट लिस्ट के अगेन अंदर। लेबर सोसाइटीज़ भी कॉन्करेंट लिस्ट में। इलेक्ट्रिसिटी यानी ये सेंट्रल के अंडर आते हैं, स्टेट के भी अंडर आते हैं। हेरिडेटरी ये भी कॉन्करेंट लिस्ट। मैरिज अफेयर्स भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। अभी डाइवोर्स भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। ट्रस्ट भी है, एजुकेशन भी है। ओके, ये सारे के सारे जो है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। और भी है, सो बुक्स भी कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाते हैं। पब्लिशिंग आ जाता है। क्रिमिनल लॉ आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, ये सारा कुछ जो है आपका किसके अंडर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ जाती है। सो मैं बता रही हूँ, कुछ भी लिखना है तो नहीं, कुछ भी लिखना हो या ना ही लिखना हो मत लिखो, बट ये तो लिख लेना कौन से स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, ये तीनों जो है बहुत ही अच्छे से आपको लिख लेनी चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, समझ रहे हो ना। सो नेक्स्ट देखो, सो नेक्स्ट आ गया हमारा स्केड्यूल 8। सो स्केड्यूल 8 के अंदर क्या है, स्केड्यूल 8 के अंदर ना हमारे जो कंट्री में 22 लैंग्वेजेस जो है रिकॉग्नाइज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सो एक्चुअली मैंने देखा है, एक्चुअली बहुत बार देखा है कि हम मानते हैं कि हमारा जो हिंदी है ना, इसको हम नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। ये एक्चुअली आपका हमारा कोई स्पेसिफिकली नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बताऊंगी तो। सो हमारे कंट्री ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ कोर्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे कंट्री में जो है ना 22 लैंग्वेजेस जो है ना रिकॉग्नाइज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आप समझ रहे हो ना। सो एक्चुअली मैं देखती हूँ कि किसी बच्चे को हिंदी नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा इसको ना क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अभी कोई साउथ इंडियन है सोचो, सो उसको ना हिंदी नहीं आती है क्योंकि उसका मदर टंग नहीं है। एक तो उसका मदर टंग नहीं है हिंदी, और ना ही जो है उसने स्कूल में कभी पढ़ा होगा, बट उसकी सेकंड लैंग्वेज होती है। अगर अभी साउथ इंडियन है, अभी नॉर्थ इंडियन देखो, उसका मदर टंग भी होता है, उसने स्कूल में भी फर्स्ट लैंग्वेज में पढ़ा है। सो अभी इसको जो है ना बहुत ही अच्छे से हिंदी आती है। ओके, सो अभी ये नॉर्थ इंडियन क्या करता है, ये साउथ इंडियन को क्रिटिसाइज़ करता है कि आप एक इंडियन हो के आपको नहीं आती है हिंदी। ये बोलना सही है क्या? अभी उसको उसका तमिल हो, कन्नड़ा, मलयालम कुछ भी हो उसको आता होगा। सो अभी ये नॉर्थ इंडियन उसको बोलना ये सही है क्या, बताओ। मैंने देखा है, बहुत देखा है कि अगर कोई टीचर पढ़ाता है हिंदी में, नीचे कमेंट करते हैं कि सर या मैम कोई भी
मुझे हिंदी नहीं आता है, तो ये क्या करते हैं नॉर्थ इंडिया के, जिसको भी हिंदी आता है वो जाके उसको क्रिटिसाइज़ करने लगता है, क्या तुम इंडियन हो, आपको हिंदी नहीं आता, कैसा टाइप का हिंदी इंडियन हो। सो ये बोलना बिल्कुल भी गलत है। आप समझो हमारे कंट्री में जो है 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, सो उसको हिंदी नहीं आती है, इसका मतलब है उसको दूसरे लैंग्वेजेस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आते हैं। ओके, अगर वो भी क्रिटिसाइज़, हमारे जो है 22 लैंग्वेजेस है वो भी आपको क्रिटिसाइज़ करता है नॉर्थ इंडियन को कि तुमको तमिल कुछ भी नहीं आता है, ऐसा सही है क्या? ये सही नहीं है, हमको ऐसा बिल्कुल भी बोलना गलत है, समझो इस बात को। सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर। सो यहाँ पे देखो हमारे 22 लैंग्वेजेस है ना, सो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या लैंग्वेजेस को जो है रिकॉग्नाइज किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने। सो ये जो है स्केड्यूल 8 के अंदर है। हम इसके बारे में, हमारे जो लैंग्वेजेस है ना, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जो है इन डिटेल पढ़ेंगे आगे जाके। सो अभी जो है ये इतना समझो। ओके, सो कौन से लैंग्वेजेस है देखो, जैसे कि बंगाली है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये ले लेते हैं। सो हिंदी हो गया, मैथिली, नेपाली, संस्कृत, तमिल, उर्दू, असमी, डोंगरी, कन्नड़ा, गुजराती हो गया, बोडो, मणिपुरी, ओरिया, मराठी, संताली, तेलुगु, पंजाबी, सिंधी, मलयालम, कोंकणी एंड कश्मीरी। सो अभी मुझे एक बात बताना, सो इस तरह जो है हम यहाँ पे हिंदी देख रहे हैं ना, सो ये जो है मोस्टली स्पीकिंग लैंग्वेज है हमारे कंट्री में हिंदी। सो अभी हिंदी जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज़ किया है ना, इसी तरह जो है तमिल हो गया, कनाडा, कौन से हो गए नॉर्थ साउथ इंडियन के लैंग्वेजेस, तेलुगु, मलयालम और इतने ही। सो जिस प्लेस हिंदी को है उसी जो है ये वाले लैंग्वेजेस को भी है। ओके, सो हमको जो है क्रिटिसाइज़ नहीं करना है बच्चों, आप समझो। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड, आपको समझना चाहिए ये बात। ओके, जितना इम्पोर्टेंट हिंदी को है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जितना इम्पोर्टेंस हिंदी को दिया है उतना ही जो है दूसरे लैंग्वेजेस को भी दिया है। ओके, सो इस बात को समझो। आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो किसी को, इससे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके ओके, सो आगे चलते हैं। ये है हमारा स्केड्यूल 8 के अंदर। ओके, सो आगे चलते हैं, चलो। सो नेक्स्ट आ गया है स्केड्यूल 9। सो इसमें क्या है देखो, लैंड रिफॉर्म्स, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, राइट टू प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। सो ये जो है ना निकाले गए थे। सो एक तो स्केड्यूल 9 के अंडर जो है कौन से निकाले गए थे, एक तो लैंड रिफॉर्म्स हो गया, जमींदारी सिस्टम निकाला गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। आपको बताया ना, राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अभी जो है इसको स्केड्यूल 9 के अंडर जो है निकाला गया है। ओके, सो ये जो है स्केड्यूल 9 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट है। सो ये जो है 1951 में, एक्चुअली हमारे 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आ गया था, हमारे कितने थे, ओनली 8 जो है हमारे स्केड्यूल्स हुआ करते थे। अभी जो है हमारा यानी 1950 यानी एक साल के बाद ही जो है 1951 में जो है इसको लेके आए थे, स्केड्यूल 9 को अमेंडमेंट आ गया था सबसे पहला। ओके राइट एवरीवन, समझ में आ रहा होगा। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आ गया 10th। सो यहाँ पे क्या है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ वाज एडेड टू 52nd अमेंडमेंट 1985। सो ये जो है स्केड्यूल 10 के अंदर जो है ऐड किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट आ गया हमारा स्केड्यूल 11। इसमें क्या है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू द 73rd अमेंडमेंट इन 1992। सो यहाँ पे स्केड्यूल 11 के अंडर जो है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायत राज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐड किया गया है। कौन से अमेंडमेंट के अंडर, 73rd अमेंडमेंट 1992 के अंदर। और कौन से स्केड्यूल के अंडर आती है, ये आती है स्केड्यूल 11 के अंडर। एंड पंचायत राज के बारे में हम बहुत ही इन डिटेल जो है पढ़ेंगे आगे। ओके, सो आपको ये समझना चाहिए। ओके,
सो नेक्स्ट आ गया है स्केड्यूल 12। सो इसमें क्या है, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बाय 74th अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी 73rd में आ गया हमारा पंचायत राज, 74th में आ गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। ओके, और स्केड्यूल 12 के अंदर है। सो याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, 11th एंड 12th। एक्चुअली बहुत सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको क्वेश्चन आ जाती है हर बार कि कौन सा अमेंडमेंट के अंडर जो है पंचायत राज जो है इंट्रोड्यूस किया है हमारे कंट्री में। ओके, ये सब कुछ आप याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है। सो ये है हमारा 12 स्केड्यूल्स। होप आप सारे लोगों को अच्छे से जो है समझ में आया होगा। सो हम जो है अभी रैप अप कर देते हैं इस सेशन को। ओके, सो होप आप सारे लोगों को पसंद आए, तो आप प्लीज़ करके लाइक कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन आती है अच्छे वीडियोस बनाने की। एंड अगर आपके फ्रेंड्स जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ जो है शेयर कर दो क्लास। एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। ओके, एंड क्लिक करने पे क्या होती है, हम जो भी नए वीडियोस डालते हैं तो नोटिफिकेशन जो है तुरंत आपको पहुंच जाता है। ओके, सो विद दिस आई रैप अप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।